स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में जितने भी हमारे पूरे बुक से, बायोलॉजी के पूरे बुक से जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज के वीडियो में हम 2 नंबर वाले सही प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो आज का आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 2 नंबर वाले सही प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। निषेचन होता है, उसके बाद क्या होता है, अंडाशय जो होता है, अंडाशय से फल बन जाता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, जो पुष्प के बाकी अंग होते हैं फूल के, वो झड़ जाते हैं। ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो ऐसे फल को क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। लेकिन ऐसा फल जिसमें फल का विकास अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से हो, उसे कहते हैं आभासी फल। तो सेब एक आभासी फल है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो इसमें अंडाशय के अलावा जो होता है अन्य भाग पुष्प की रचना करता है। अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे कि पाइनस और संतरा। इन सभी में क्या होता है, बहुभ्रूणता होता है। यानी एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है जिस बीज में, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग खेतों में क्या करते हैं, गेहूं बोते हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं, खेतों में आपने गेहूं बोया। अब आपने जब गेहूं बोया, यहाँ पे देखिए, तो उसमें अगर एक पौधा निकल रहा है तो क्या हो गया, वो एक भ्रूण हो गया। उसमें क्या, अगर एक पौधा निकल रहा है तो ये एक भ्रूण हो गया। लेकिन अगर इसमें एक पौधे यहाँ पे, एक पौधे यहाँ पे, एक प्रकार से निकल रहे हैं तो क्या होगा, इसमें एक से अधिक भ्रूण निकल रहे हैं, यानी कि ये बहुभ्रूण हो गया। यानी एक से अधिक भ्रूण निकलेगा तो वो बहुभ्रूणता हो जाएगा। सीधे कहने का मतलब यही है। तो जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो वो बहुभ्रूणता कहलाते हैं। या क्या होता है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति से, एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति से होता है। उदाहरण के लिए संतरा और क्या है, पाइनस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है। देखिए, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंडकोश का से क्या करता है, निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं या फिर द्विनिषेचन कहते हैं। क्या होता है, पराग नलिका जो होती है, जो दोनों पराग नलिका होती है, वो नर केंद्र की तरह कार्य करती है। तो उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। तो एक जो नर युग्मक होता है वो अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है और जो दूसरा होता है वो द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हुआ, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन्स नियमन करता है। यानी आवर्त चक्र क्या है, महिलाओं में पीरियड क्या है, और जो आवर्त चक्र का समय होता है कौन सा हार्मोन समय करता है कि इतने ही दिन पे दोबारा साइकिल होगा, दोबारा आवर्त चक्र आता है। देखिए, महिलाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र कहते हैं या फिर मासिक चक्र या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। महिलाओं में जो होता है अंडाणु का निर्माण 28 दिन पे होता है,
जिसे क्या कहते हैं, आवत चक्र या फिर मासिक चक्र या फिर ऋतुस्राव। अगर 28 दिन में उन्हें निषेचित हो गया, अंडा निषेचित हो गया, पुरुष से मिलने के बाद अंडा 28 दिन के अंदर निषेचित हो गया, तो फिर क्या है, महिला गर्भवती हो जाती है। अगर 28 दिन के अंदर अंडा निषेचित नहीं हुआ तो अंडा फूट के योनि के रास्ते से बाहर निकलता है, उसके साथ में कुछ ब्लड भी निकलता है, इसे ही आवत चक्र कहते हैं, पीरियड कहते हैं, और फिर ऋतुस्राव कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म होता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही महिला जो होती है गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन्स LH और FSH, दो हार्मोन्स होते हैं, एक LH हार्मोन्स और एक है FSH हार्मोन्स। देखिए, जब पहली बार लड़की को पीरियड आता है उसे कहते हैं रजो दर्शन, और फिर जब सबसे लास्ट बार आता है तो उसे कहते हैं रजो निवृत्ति। तो इतना आपको लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए अपरा क्या है, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए अपरा क्या होता है, वह अंग जिसके द्वारा, जब जो भ्रूण होता है गर्भाशय में रहता है तो क्या होता है, जिसके द्वारा महिला के खून से उस बच्चे का, उस भ्रूण का, पेट के अंदर भ्रूण का पोषण मिलता रहता है और उसकी वृद्धि होती है, उसी अंग को अपरा कहते हैं, उसकी इंग्लिश होती है प्लेसेंटा। अब देखिए इसके कार्य। नंबर 1, इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। हवाला है, इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से बाहर पहुंचता है। और फिर गवाला, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भ अवस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये अपरा के कार्य हो गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सकीय संगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है, यानी कि समय पूर्ण होने से पहले ही क्या होता है, जो गर्भपात यानी बच्चे का कोई के बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित हो जाती है। इसे कहते हैं गर्भ, जैसे कि जो लोग शिशु को गर्भ में ही मार देते हैं, ये है गर्भपात। तो यह ऐसी प्रक्रिया इसमें गर्भ की अवधि पूरा होने से पहले ही क्या है, गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही यानी कि 3 महीना के अंदर की जा सकती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आज दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है। देखिए आज के समय में लोग पहले चेक करा लेते हैं कि लड़की होगी या लड़का होगा, अगर लड़की होती है तो उसके गर्भपात कराते, उसकी हत्या करा देते हैं गर्भ में ही। तो इससे लिए सरकार ने इसमें रोक लगा दिया है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उल्बेधन क्या है, देखिए यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र, असमानता तथा अन्य अस्वस्थता की जानकारी के लिए किया जाता है। देखिए उल्बेधन क्या होता है, एक ऐसी तकनीकी होती है जिसका उपयोग करके जब भ्रूण गर्भ में होता है, जैसे कि अगर बच्चा बाहर निकल गया, माँ के पेट से जन्म हो गया उसका, तो उसे शिशु कहेंगे, लेकिन जब तक वो गर्भ में रहेगा, पेट में रहेगा, तो उसे भ्रूण कहते हैं। तो जब भ्रूण क्या गर्भ में रहता है तो क्या कहते हैं, उसके बारे में, उसकी बीमारी या उसमें कोई रोग है या उसमें कोई असमानता है, वह अस्वस्थ है, इसको जानने के लिए यह तकनीकी का उपयोग किया था। किसका, उल्बेधन का। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है, सुई से, सिरिंज से क्या कहते हैं, गर्भाशय से जो एमनियोटिक पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है, उसको निकाल कर उसे क्या कहते हैं, पाठशाला में उसे क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में उसे जाकर उसके गुणसूत्र से उसका पता लगाते हैं। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है, यानी कि अगर लड़का होगा कि लड़की होगा इसकी भी जांच हो जाती है।
यही कारण है कि आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, यानी इस पर रोक लगा दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए उत्तर, मधुमक्खियों में तीन प्रकार से लिंग का मधुमक्खियां कितने तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खियों में तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। नंबर एक है रानी मधुमक्खी, दूसरा है श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा है नर या ड्रोन मधुमक्खी। ये तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। तो देखिए इसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। जब अंडा निषेचित होता है तो उससे क्या होता है, रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुर रस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य में क्या होता है, छक्का होता है, यानी जो छक्के होते हैं कहने का मतलब, तो उसमें क्या होता है, जननांग अविकसित होता है। उसी प्रकार से जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उनमें क्या होता है, जननांग अविकसित होता है। तो वो क्या करती हैं, वो सिर्फ क्या फूलों से मधुर रस इकट्ठा करती हैं, और रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी उसका उपयोग करते हैं। ये लोग बच्चा पैदा करते हैं, जो रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी होता है, और श्रमिक मधुमक्खी उसे खिलाता पिलाता है कहने का मतलब। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। तो देखिए जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, यानी वैसे तो सामान्य पुरुष में महिला में 46 जोड़ी गुणसूत्र 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मिला के, यानी 23 का दुगुना 46, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं सामान्य पुरुष में, सामान्य पुरुष स्त्री दोनों में, जिसमें से क्या होता है, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता यानी घट बढ़ जाते हैं, जब गुणसूत्र अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, जब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंदबुद्धि होते हैं, यानी इनमें तो दिमाग कम होता है, तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति दिखाई देता है। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इतना आपको लिखना है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच, इस तकनीक क्या, जैसे कि किसी अपराधी, बलात्कारी, खूनी या कोई पिता अपने पुत्र को पुत्र नहीं मान रहा तो उसकी जांच की जा सकती है, की जाती है। इस तकनीकी में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर यानी खून या फिर लार या फिर बाल, बीर या योनि द्रोह या अन्य पदार्थ से भी डीएनए ले लेते हैं, तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी अंग हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। देखिए जो जीवधारियों में अंग है और उससे उसका कोई कार्य नहीं है अंग का, वो अंग आगे चल के क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि पहले मनुष्य में भी पूंछ होते थे, लेकिन क्या है उस पूंछ का कोई उपयोग था नहीं, इसलिए धीरे धीरे पूंछ क्या हो गए, समाप्त हो गए। अगर आप अपने शरीर पर पीछे के भाग पर टच करेंगे तो देखिए आपको पूंछ की तरह पीछे एक हड्डी दिखाई देगी जहां पे पूंछ होता था पहले। आगे देखिए मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार हैं, जैसे कि कर्ण पल्लव पेशियां जो कान के पास पेशियां हैं, शरीर का बाल, सिर पर जो बाल हमारे हैं, अक्ल दाढ़ और जो दाढ़ी हमारी है, क्रीमियम क्या है, परिसेका आदि, परिशेषिका आदि, ये सभी क्या हैं, अवशेषी अंग, आगे चल के विलुप्त हो जाएंगे। आगे देखिए
अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीवी या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृति बी तथा कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं, यानी उन रोगों से रक्षा करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, अल्कोहल यानी शराब, दारू। अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। अल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं। देखिए, इसके कुप्रभाव दुष्प्रभाव क्या हैं। नंबर 1 है, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। दूसरा है, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता तथा हिंसा रूप ले लेता है, यानी वो हिंसक हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो मारने पीटने लगता है एक दूसरे को। धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा भी लेने लगता है। आगे देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है। जो इंटरफेरॉन होता है, क्या होता है, कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है, जो इन कोशिकाओं को विषाणु तथा संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा गया। इंटरफेरॉन विषाणु के केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते हैं। इतना आपको लिखना है इंटरफेरॉन में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की क्या है, वृद्धि को रोकते हैं, उसे प्रतिजैविक पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है, बायोगैस के उपयोग लिखिए। तो देखिए, बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, यानी बहुत से गैस में मिले होते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मेथेन 50 से 70% मेथेन मिला होता है। यहाँ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, जो यह है गैस है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बायोगैस का निर्माण मानव मल यानी मानव की जो लैट्रिन होती है उससे, वह पशुओं के गोबर से होता है। इसी कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। अब देखिए बायोगैस का उपयोग, इससे देखिए खाना बनता है। देखिए खाना बनाने में, आटा चक्की व अन्य मशीन चलाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में और गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जैसे कि जो जंतु हैं उनको गोबर का गैस बना दिया गया, गैस को सिलेंडर में भर दिया गया, जिसे लोग घर में लाकर खाना बनाते हैं। अब जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ बना उसे खेतों में खाद के लिए बो दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जो प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बेसिलस थुरिंजेसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खा लेता है या खाता है, तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, जैसे कि बीटी फसल, बीटी बैगन। अगर इसे कोई कीट खा लेगा तो कीट तुरंत मर जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी
कि मिट्टी में पोषण पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है। क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रिया के द्वारा मिट्टी में पोषण पदार्थ की मात्रा में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इन्हें कहते हैं जैव उर्वरक। जैसे कि केंचुआ होता है, अगर मिट्टी में कहीं है, मिट्टी को खाता है, फिर उसको निकालता है, उसको अगर चाल रहा है तो वहाँ पे अधिक उर्वरता हो जाएगी, वहाँ फसल अधिक पैदा होगी। यह ऐसे सूक्ष्मजीवी होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषण पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए, जैसे कि इसमें क्या क्या हो गया? राइजोबियम, नॉस्टाक, एनाबीना आदि ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरता शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन पर दिन मृदा बंजर हो रही है, साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। तो देखिए, किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सके। जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सके, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। अब देखिए प्लाज्मिड के गुण। देखिए इसके गुण देखिए, इसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं और इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए क्या है? पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में विशेष रूप से 3 चरण होते हैं: निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और विस्तार। ये 3 चरण होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ताप, पीएच मान, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। बिडोलक हौज सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा फेरबदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है और इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा फेरबदल करके एक उसमें अतिरिक्त जीन डाल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है और एक अलग प्रकार का प्रजाति विकसित होता है। जैसे कि देखिए, चीन के लोग क्या करते हैं, जो बांस होता है, हमारे यहाँ बांस होता है, बांस का डीएनए गन्ने में डाल देते हैं और गन्ना बांस का बड़ा बड़ा होता है। तो ये ना बांस हुआ ना नॉर्मल गन्ना हुआ, ये अलग प्रकार की प्रजाति हो गई। आगे देखिए, जैसे कि डॉली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी, इनका उपयोग समान शरीर की क्रियाविधि व विकास, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद एवं टीका आदि के लिए किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के द्वारा दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डायमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। इसका जीन चिकित्सा का उपयोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है
कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि आम के पेड़ पर तथा आर्किड में समझ, जैसे कि आम के पेड़ पर एक बना का पौधा उड़ता है, गांव में बना कहते हैं उसे, आर्किड को गांव में बना कहते हैं। तो वो आम के पौधे पर ही उग जाता है लेकिन उसको आम के पेड़ से कोई नुकसान नहीं होता, ना ही आम को पेड़ को उससे कोई लाभ होता है। तो ये होता है सहभोजिता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यहाँ पे जीव रहेगा। ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर रहकर अपना दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीविता कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को क्या होता है, हानि होता है। ये होता है परजीविता। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सहोपकारिता क्या है, यहाँ पे देखिए, सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जैसे कि पादप तथा शैवाल में संबंध, दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या फिर प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जात के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं, तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच में होती है तो इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। यानी एक जात के बीच हुई तो अंतरजातीय स्पर्धा और विभिन्न जातियों के बीच हुई तो अंतराजातीय, यानी दोनों जातियों के बीच में अंतर की स्पर्धा। इस प्रकार से होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, किसी पारतंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है, इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे कि देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या है, देखिए, जैसे कि कोई एक जीव मेढक है, अब मेढक को क्या करेगा, मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, यहाँ पे मेढक, मेढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, सांप को मोर खाता है। कौन, सांप को मोर खाता है। इसी प्रकार से हो गया क्या, ये होता है खाद्य श्रृंखला, यानी एक जीव दूसरे जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाता हुआ फिर अपना खुद भी दूसरे जीव के द्वारा खाया जाता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटना, पशुओं को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती। इनकी स्थापना नियंत्रण संबंधी राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, इडुक्की अभ्यारण्य जो केरल में है, मालाबार अभ्यारण्य जो कि केरल में है, बोरी अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, और घाना पक्षी बिहार जो कि राजस्थान में है। तो ये अभ्यारण्य होते हैं, जैसे कि पार्क होता है इसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पे वन्य जीव जो रहते हैं, जंगल के जीव वहां पे रहते हैं, वहां पर क्या करना है, घूमना जाना अलाउड नहीं होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो देखिए, IUCN द्वारा जारी की गई यह एक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकालित जीव जातियां का सूचीबद्ध वर्णन होता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीवों जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, कस्तूरी हिरण, बाघ, बब्बर शेर आदि हैं, जैसे कि जो जीव खत्म होने के कगार पर हैं।
जैसे कि तोता आजकल कम दिखता है, बाघ, कस्तूरी मृग, तो इन सभी को कहते हैं खत्म होने के कगार पर। तो जितने भी जीव, पेड़ पौधे, जातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको लिखकर एक बुक बनाया गया, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता को क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए, जैव विविधता क्षति के प्रमुख कारण, जिसमें क्षति यानी उसके नुकसान के प्रमुख कारण। तो पहला, अंधाधुंध वनों की कटाई। दूसरा है गैर कानूनी रूप से वन प्राणियों का शिकार। तीसरा है मानव की क्रियाएं भूलवश या जानबूझकर दोनों में वनों में लगाई गई आग, जैसे कि या तो भूलकर लग जाए या फिर जानबूझकर लगाई जाए। प्रदूषण, ये सभी क्या है, जैव विविधता के क्षति के यानी नुकसान के कारण हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये पूरे किताब से इतने ही सबसे महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इतने को आपको तैयार कर लेना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।